इकाई 5 वायु प्रदूषण। प्राकृतिक संसाधनों की शुद्धता को प्रभावित करके उनकी जीवन के लिए उपयोगिता या गुणों को नष्ट करना या कम करने वाले पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की शुद्धता को प्रभावित करके उनके जीवन के लिए उपयोगिता को कम कर या नष्ट करने वाले पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं तथा पूरी प्रक्रिया प्रदूषण कहलाती है। जहाँ तक वायु प्रदूषण के इतिहास का प्रश्न है, वायु प्रदूषण का उद्गम लकड़ी जलाने से प्रारंभ हुआ माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने वायु प्रदूषण का जिक्र 400 ईसा पूर्व किया है। अब से लगभग 750 वर्ष पूर्व धुएं से होने वाले प्रदूषण को पहचाना गया तथा किंग एडवर्ड प्रथम ने प्रथम प्रदूषण अधिनियम बनाया, जिसमें लोगों के घरेलू काम में कोयले के उपयोग को मना किया गया सन 1273 में। सन 1300 में एक और कानून कोयले के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया। भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में पास हुआ तथा मोटर व्हीकल अधिनियम भी वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाया गया। भारत में वायु प्रदूषण आपदा भोपाल में सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा 3 दिसंबर 1984 में आई, जब यूनियन कार्बाइड के संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव कीटनाशक संयंत्र में हुआ, जिससे 3787 मनुष्यों की मृत्यु हुई, 16,000 बुरी तरह से प्रभावित हुए तथा उन्होंने दावा पेश किया 5,58,125 जनसंख्या गैस के दुष्प्रभाव से प्रभावित हुई। पीड़ितों के लिए कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने वाली संस्था का दावा है कि मरने वालों की संख्या 25,000 तक चली गई थी। मुख्य बीमारियां श्वसन रोग, आँखों में जलन तथा अंधापन। दुर्गंध के कारण भूमिगत जल स्रोत भी प्रभावित हुए। जहाँ तक वायु प्रदूषण के स्रोत व प्रकारों का अध्ययन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थों की उस मात्रा को जो मानव तथा उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, वायु प्रदूषक कहलाती है तथा इस क्रिया को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण वायु में उपस्थित अनावश्यक हानिकारक गैसें और ठोस कणों के कारण होती है। ये कण मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। वायु प्रदूषण के अगर स्रोत देखे जाएं तो सबसे पहले है ईंधन जलाने से। कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग ईंधन के रूप में लंबे समय से चल रहा है। ईंधन जलाने से निकली गैसें वातावरण में उपस्थित गैसों के अनुपात को बिगाड़ देती हैं। कोयला व खनिज तेल से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। यह सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का कार्य करती है और अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड होने पर अम्ल वर्षा की संभावना बनती है। इसी प्रकार से कोयले के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक अत्यधिक विषैली गैस बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक तेज़ी से संयोग करती है तथा व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाती है, कभी कभी मृत्यु का कारण भी बनती है। दूसरा है मोटर वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक। ये कार्बन मोनोऑक्साइड 77.2%, नाइट्रोजन 7% तथा
हाइड्रोकार्बन 13.7%, इसके अतिरिक्त गंधक, टेट्राइथाइल लेड तथा टेट्रामिथाइल लेड इसके अंतर्गत आते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के अपूर्ण दहन से फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है, जो कि मनुष्य तथा पशु पक्षियों के लिए घातक होता है। अब यदि औद्योगिक प्रक्रमों को देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलने वाली मुख्य गैसें हैं। इसी के साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री से निकलती है, भी प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। वायुमंडल में उद्योगों द्वारा कुछ ठोस व द्रव कण छोड़े जाते हैं, जो ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग इकाइयों द्वारा हवा में छोड़े जाते हैं। इनकी मात्रा भी एक सीमा से अधिक होने पर श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और प्रदूषकों के रूप में कार्य करती है। अगला है घरेलू जनरेटर। इसमें डीजल या पेट्रोल का उपयोग होता है। वायु के साथ यह ध्वनि प्रदूषण भी करता है और घनी आबादी में इसका प्रभाव अधिक देखा गया है। इसके अतिरिक्त परमाणु परीक्षणों से इन परीक्षणों में रेडियोधर्मी धूल उड़ती है, जो कि मनुष्य व अन्य जीवों में दैहिक, आनुवंशिक दोनों रूप से हानि पहुंचाती है। इससे आगे है मौसम का योग। धुंध व कोहरे के दिनों में पृथ्वी से आरंभ होने वाला विकिरण अंतरिक्ष में नहीं जा पाता, जिससे ऊपरी वायुमंडल का ताप निचले से अधिक हो जाता है। तब विभिन्न प्रदूषक पृथ्वी से ऊपर नहीं उठ पाते। यदि इसमें धुएं, कोहरे और ह्यूमस को की भिन्न भिन्न मात्रा होती है, इसे स्मॉग के नाम से जानते हैं। अब यदि वायुमंडल के विभिन्न प्रकार के कणों का अध्ययन किया जाए तो सबसे पहले है एरोसोल। किसी ठोस तथा तरल पदार्थ के कणों का किसी गैस में निलंबन, ये कोलाइडल रूप में होते हैं और उदाहरण के लिए दबाव वाले डिब्बे से निकला हुआ स्प्रे। दूसरा है मिस्ट। ये एरोसोल जिसमें द्रव की बूंदें पाई जाती है, मिस्ट कहते हैं। उसका उदाहरण एसिड मिस्ट है। उससे आगे है डस्ट। एरोसोल जिसमें ठोस कण हों, इनका निर्माण वायुमंडल में बड़े कणों के पिसने से होता है। इसमें धूल तथा अंधड़ आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में स्मॉक। स्मॉक में एरोसोल जिसमें ठोस कण हो तथा ठोस व द्रव कणों का मिश्रण हो, जो कि रासायनिक क्रिया करके आग लगने से उत्पन्न होता है, जैसे सिगरेट का धुआं, ठोस कूड़ा कचरा जलाने से उठा हुआ धुआं। उसके बाद में फ्यूम। एरोसोल के कण जो कि गर्म गैसों तथा धातु कणों से संघनित रहते हैं, ये फ्यूम कहलाते हैं, जिसमें जिंक, सीसा आदि इसके अंदर होता है। उसके अब है प्लूम। चिमनी से निकलने वाले धुओं को ज्योमेट्री आकृति बनाती है, इसे प्लूम कहते हैं। इसके बाद में फॉग। जल कोणों से युक्त एरोसोल को फॉग कहते हैं। और स्मोग तथा फॉग का मिश्रण स्मोक कहलाता है। स्मोक एवं फॉग का मिश्रण स्मोग कहलाता है। अब यदि वाहनों से लिए मानकों की बात की जाए तो सबसे पहले वाहनों के मानक भारत में 1991 में लागू हुए, जो कि पेट्रोलियम से चलने वाले वाहनों के लिए थे। 1992 में डीजल वाहनों के लिए। 1999 में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत में यूरो 1 मानक होने चाहिए, जबकि यूरो 2 अप्रैल 2020 को लागू हुए। चार पहिया पेट्रोल चलित वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 3% तथा तिपहिया वाहनों में 4.5% से अधिक नहीं होने चाहिए। अब है वायु प्रदूषण के कारक व वायु प्रदूषक। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के जलाने से पैदा होती है, घरों, फैक्ट्रियों व ऊर्जा संयंत्रों में निकलती है, पादप व जंतुओं द्वारा श्वसन के द्वारा भी छोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में तापमान की मात्रा को बढ़ा सकती है। दूसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ईंधन के अपूर्ण दहन से पैदा होती है। यह एक विषैली गैस है जो कि ऑक्सीजन की अपेक्षा हीमोग्लोबिन में 230 गुना तेजी से दूध में घुल जाती है। उसकी उपस्थिति में शारीरिक व मानसिक क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं तथा यह लंबे समय तक इसमें रहने पर मृत्यु भी हो सकती है। यह रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन की विनिमय की दर को रोकती है। तीसरी है सल्फर डाइऑक्साइड।
कोयले के जलाने से पैदा होती है। अधिक मात्रा में होने पर पादपों व क्लोरोफिल को समाप्त कर देती है और श्वसन रोगों की संभावना, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि इसके कारण होता है। अब है अम्ल वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा वर्षा काल में वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती है तथा फसल उत्पादन कम कर देती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता से नाइट्रिक अम्ल की वर्षा होती है जो कि मृदा को प्रदूषित कर देती है। फलस्वरूप पेड़ पौधे खनिज लवण अवशोषित नहीं कर पाते। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीसा, निकल, पारा, मरकरी जल को प्रदूषित करते हैं। अब वाहनों का प्रदूषण अगर अध्ययन किया जाए तो विश्व में लगभग 140 करोड़ मोटर वाहन चल रहे हैं जो कि वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिन्हें चलाने में बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा विषैली गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि का उत्सर्जन इसके द्वारा होता है जो कि मनुष्य के तथा अन्य जीवधारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वायु प्रदूषकों का प्रभाव अगर मनुष्य के ऊपर देखा जाए तो सबसे पहले कणिका तत्व या पार्टिकुलेट मैटर, यदि इन कणों का आकार 2 माइक्रोन से अधिक होता है तो ये नासा रोम में रुक जाते हैं। इससे छोटे आकार के कण फेफड़ों के एल्वुलाई तक चले जाते हैं तथा वहाँ से रक्त परिवहन तंत्र को प्रभावित करते हैं। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी वजह से मुख गुहा का सूखना तथा गले में खराश पैदा होना लक्षण पाए गए हैं। यह सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है जो कि शारीरिक कोशिकाओं के लिए हानिकारक है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करके ऑक्सीजन के परिवहन को अवरुद्ध कर देती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इससे फेफड़ों में पानी भर जाता है। हाइड्रोकार्बन्स कैंसर का कारक बनते हैं और प्रदूषित वायु से श्वसन संबंधी रोग जैसे ब्रोंकाइटिस व फेफड़ों का कैंसर आदि होता है। अब ये देखें, मनुष्य के साथ साथ यदि फसलों के ऊपर प्रभाव देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड पेड़ों को हानि पहुंचाती है। फ्लोराइड पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। नाइट्रोजन व फ्लोराइड के ऑक्साइड्स फसल उत्पादन में कमी ला देते हैं। हाइड्रोकार्बन अधिक होने पर पेड़ों की पत्तियां जल्दी गिर जाती हैं। लाइकन तथा बड़े पेड़ों की वृद्धि वायु प्रदूषण के कारण रुक जाती है। लाइकन एक पॉल्यूशन इंडिकेटर, प्रदूषण संकेतक की तरह कार्य करता है और स्वच्छ वायु में लाइकन अधिक वृद्धि करते हैं। जैसे ही सामान्य वातावरण के अंदर यदि ये लाइकन समाप्त हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वातावरण में दूषित पदार्थ हैं। जंतुओं पर प्रभाव यदि देखा जाए तो फ्लोराइड की अधिकता से दांत व अस्थियों को हानि पहुंचती है। शरीर के वजन में कमी आती है, अतिसार का कारण बनती है। अन्य प्रभाव इसमें मनुष्यों की तरह ही है। अन्य वस्तुओं की हानि, अम्लीय वर्षा तथा फोटोकेमिकल स्मॉग से इमारतों को नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा मृदा व जल को प्रदूषित करती है। प्रदूषकों के अम्लीय तत्व कपड़ों, पेपर तथा मार्बल को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें वायु प्रदूषण के कारण खराब हो चुकी है। अब सौंदर्य अपमान, एस्थेटिक इंसल्ट। धूल धुआं हमारे वातावरण में यदि होता है तो वह वातावरण हमें खराब लगता है, धुंधला बना देता है और अच्छा नहीं लगता। धुआं व बदबू आदि जो कि फैक्ट्रियों तथा कूड़े वाले स्थान पर होता है, शरीर के लिए भी अहितकर होता है और देखने के लिए भी अहितकर। पर्यावरण पर प्रभाव यदि देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वातावरण में 290 से 300 ppm पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, जिसके कारण है जंगलों का कम हो जाना। दूसरा है जीवाश्म ईंधन के जलने से हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पृथ्वी का तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने से हिमखंड पिघलना शुरू हो चुके हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। ओजोन परत का ह्रास होने से पराबैंगनी किरणें वातावरण में आ रही है और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं। वायु प्रदूषण पर संभावित नियंत्रण व निवारण। पहला है प्रदूषकों से
वातावरण की अन्य गैसों का पृथक करना। दूसरा है प्रदूषकों का अन्य हानि रहित रसायनों में बदलना। यह क्रिया ऑक्सीकरण के द्वारा की जा सकती है और रासायनिक क्रिया के द्वारा कुछ प्रदूषकों को निष्क्रिय किया जा सकता है। अब बचाव के उपाय क्या हैं? वाहनों से निकलने वाले धुएं की मात्रा कम की जानी चाहिए। दूसरा है कैटालिटिक फ़िल्टर का उपयोग करके उद्योगों और वाहनों में किया जाना चाहिए, जिससे धुएं की मात्रा स्वयं नियंत्रित हो जाए। इसके अलावा जल संयंत्र, वाटर टावर से भी होकर विषैली गैसों को निकालना चाहिए, जिससे ये गैसें वातावरण के अंदर न आ सके, और औद्योगिक संस्थानों को शहरों से दूर बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिनियम बनाकर भी सरकार द्वारा वायु प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। अभी भारत में निम्नलिखित अधिनियम चलन में है। पहला है मोटर वाहन अधिनियम 1938। दूसरा है गुजरात स्मोक न्यूसेंस अधिनियम 1918 और 1987। तीसरा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1980। चौथा है मोटर वाहन अधिनियम 1988। इसके अतिरिक्त क्या है? निवारक एवं शमन कार्य योजना 1992 में भारत सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के स्थान पर प्रदूषण निवारण की रणनीति अपनाई है। परिवहन क्षेत्र में क्रमबद्ध रूप से सीसा रहित पेट्रोल की ओर शिफ्ट करना एक कार्य है। स्थान स्थान पर वाहन के प्रदूषण की जांच करना तथा ठीक नहीं पाए जाने पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण के लिए कहना, इंजन की क्रियाशीलता का ध्यान रखना, बढ़ाना, कम सल्फर वाले डीजल का उपयोग करना, यह सब परिवहन क्षेत्र के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में लाभकारी कोयले का उपयोग, जैसे राख का उत्पादन मात्र 2% ही हो, उसका उपयोग करना, और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का प्रयोग करना, जिसमें परंपरागत लकड़ी और पेट्रोलियम आदि का उपयोग रोका जा सके और वायु प्रदूषण को रोका जा सके। उद्योगों में अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद कर देना चाहिए। वहन क्षमता के पर आधारित विकास योजनाएं बननी चाहिए। वहन क्षमता के आधार पर विकास योजनाएं बननी चाहिए। वायु प्रदूषण रहित क्षेत्र सरकार द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। अपशिष्ट जल व ठोस कचरे को पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए और समयबद्ध कार्य योजना बनाकर हॉट स्पॉट चिन्हित किए जाने चाहिए। और अंत में है प्रदूषण नियंत्रण की कमियां। उपलब्ध सूचनाओं की सत्यता पर एक प्रश्न चिन्ह है। कभी कभी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, लेकिन उनको गलत तरह से प्रतिपादित किया जाता है। दूसरा यह है नियामक संस्थाओं के पास प्रशिक्षित जनशक्ति तथा लैब्स की कमी होना भी एक दूसरा कारण है। इसके अलावा अन्य उपाय जहाँ तक है, इसमें जन जागरण, जिसमें सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया के द्वारा वायु प्रदूषण के खतरों से जनता को अवगत कराना तथा वायु प्रदूषण रोकने की तकनीकों का साधारण ज्ञान कराना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वायु तथा गैसों को शुद्ध करने की तकनीक को अभियांत्रिकी का पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाना चाहिए तथा चुने हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण को किसी न किसी रूप में नियंत्रित किया जा सके। मोटर वाहनों के इंजनों का समुचित रखरखाव, जिससे प्रदूषण कम हो सके। इसी प्रकार से बिजली घर, कपड़ा मिलों, सीमेंट कारखानों आदि में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाना चाहिए, जिससे वहाँ से निकलने वाले प्रदूषक वायु को अधिक प्रभावित